फ्री विल, यूज ऑफ फ्री विल इन ट्रिफल्स। विल का मतलब होता है इच्छा, इच्छा शक्ति। देयर इज अ स्टेट सो हैप्पी, सो ग्लोरियस दैट ऑल द रेस्ट ऑफ लाइफ इज वर्थलेस कंपेयर टू इट। एक ऐसा मनोस्थिति है और एक ऐसी मन की स्टेट है जो इतनी अच्छी है, इतनी ग्लोरियस है, इतनी कि उसके कंपैरिजन में बाकी पूरी जिंदगी वर्थलेस लगती है। अ पर्ल ऑफ ग्रेट प्राइस टू बाय विच अ वाइज मैन विलिंगली सेल्स ऑल दैट ही हैज। एक इतना कीमती मोती है जिसको खरीदने के लिए एक समझदार आदमी अपना सब कुछ बेच देगा। दिस इज अ स्टेट विच कैन बी अचीव्ड। और ऐसा नहीं है कि स्टेट किसी को किस्मत से मिलती है, इसको हम अचीव कर सकते हैं। इन योगा देर आर सर्टन स्टेप्स लीडिंग टू दिस स्टेट। योगा में कुछ स्टेप्स हैं जो उसको यहां तक हमको पहुंचाते हैं। द लास्ट 3 आर धारणा, ध्यान एंड समाधि। जो आखिरी है धारणा है, ध्यान है, समाधि है। धारणा को इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान को मेडिटेशन एंड समाधि को आइडेंटिफिकेशन, कि अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाना उस चीज के साथ जो हम हैं। अभी हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं उस चीज के साथ जो हम एक्चुअली नहीं है, जैसे फिजिकल बॉडी हम नहीं है। बट बिफोर दीज एडवांस्ड स्टेप्स में बी टेकन, अदर स्टेप्स मस्ट बी मास्टर्ड। आमतौर पे जहां पर भी योगा की क्लासेस चलते हैं वो लोग ध्यान, मेडिटेशन के ऊपर ही काम करते हैं और समाधि के ऊपर काम करते हैं। तो ये कह रहा है कि नहीं, इससे ये एडवांस्ड स्टेप्स है, उसके पहले दिस इज वेरी अदर स्टेप्स मस्ट बी मास्टर्ड। बाकी स्टेप्स जो है लोअर स्टेप्स, उसको हमको मास्टर करना जरूरी है। दीज आर यम, नियम, आसन, प्राणायाम। इनका नाम है यम, नियम, आसन, प्राणायाम। दीज आर practices in corrective methods and kind of disinfection chamber and includes rhythmic breathing. इसको हम लोगों की भाषा में IESM योगा में या जिनोगा में बोलते हैं डिसइंफेक्शन चेंबर। डिसइंफेक्शन मतलब इन्फेक्शन होना बाहर की, लेकिन यहां पर हम इन्फेक्शन से मतलब जोड़ रहे हैं नेगेटिव इमोशन और नेगेटिव थॉट से, कि उसके भी हमको बाहर से इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो उससे रोकने के लिए ये स्टेप्स अगर फॉलो करते हैं तो हमको अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। प्लस रिदमिक ब्रीदिंग भी इसी में इन्वॉल्व है। बिफोर दीज 4 एंड लास्ट 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप प्रत्याहारा और CCS। और ये 4 शुरू के और आखिरी 3 के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रत्याहार, या तो इसको हम जिनोगा की भाषा में बोलते हैं क्रिटिकल सर्टेन स्टेज, या तो CCS। नॉर्मली द स्टेप्स यम एंड नियम आर डिस्क्राइब्ड बाय राइटर्स एज रूल्स ऑफ कॉन्डक्ट फॉर नॉर्मल बिहेवियर। आमतौर पे जो राइटर्स हैं उसको लिख देते हैं कि आदमी का नॉर्मल बिहेवियर जो होता है उसी को नियम नियम बोलते हैं। सुबह उठना, साफ सुथरा खाना खाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। आवर इंटेंशन इज टू एक्सप्लेन दीज एट ग्रेट लेंथ, लेकिन हम चाहते हैं इसको और बारीकी से समझाएं। हाउ अ नॉर्मल पर्सन कैन इन हिज डेली लाइफ टेक सीरियस कॉन्शियस एक्शन रिगार्डिंग दीज स्टेप्स, कि एक आम आदमी इन स्टेप्स के ऊपर कैसे सीरियस एक्शन ले। Along with these, we shall also see pranayam can be done successfully. और हम ये भी सीखेंगे कि कैसे प्राणायाम ठीक तरीके से कर सकते हैं। We presume these have never been rendered in books clearly enough to explain the great thoughts hidden behind those obvious looking 8 steps. हम ये मानते हैं, हम प्रिज्यूम करते हैं कि इन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझाया नहीं गया है आज तक। Let us first see how we use our so-called free will in trifles of daily life. चलिए देखते हैं कि हम अपने फ्री विल को आम तौर पे कैसे यूज करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। Why should there be difference in various actions of our daily life? हम जो भी काम करते हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जैसे कल ही की एक्टिविटी हमने किसी बंदे से बात की, तो उस एक्शन में हम क्यों डिफरेंस लेकर आए? क्यों आप जैसे कर रही हैं वैसे मैं क्यों ना करूं? क्यों अलग अलग हो? Because we presume we are conscious of the results attended thereon. इसलिए क्योंकि हम सोचते हैं, हम मानते हैं कि उस एक्टिविटी को करने से जो रिजल्ट आएगा उसके बारे में हम जानते हैं, हम कॉन्शियस हैं। थोड़ा ये ट्रिकी है, मैं भी समझाऊंगा। द फैक्ट दैट कम्स आउट इज आवर कॉन्शियसनेस इन रिलेशन टू द एक्ट। इसमें एक चीज जो निकल के आती है कि उस एक्टिविटी से, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं, इससे रिलेटेड एक हमारा कॉन्शियसनेस निकल के आता है, हमारी चेतना निकल के आती है। दिस कॉन्शियसनेस कैन बी ड्यू टू पनिशमेंट एडमिनिस्टर्ड ऑन मैन बाय गॉड और नेचर। ये जो कॉन्शियसनेस निकल के आ रही है, इस एक्टिविटी के बारे में हमको जानकारी या तो हमको मिल सकती है बाहर से, भगवान हमको दिला सकता है, या नेचर दिला सकती है। जैसे
मैं सिगरेट पी रहा हूं और सिगरेट पीना नॉर्मल एक्शन नहीं है, यम नियम में नहीं आता और ये गलत माना जाता है, तो कुछ दिन बाद हमको खांसी होगी, बीमारी होगी। तो नेचर ने हमको इस एक्शन से जो रिजल्ट आ रहा है उसके प्रति कॉन्शियस कराया। और वहीं पर अगर मैं ध्यान कर रहा हूं और उससे कुछ अच्छा हो रहा है तो वो भी नेचर या गॉड हमको एक्सपीरियंस करा रहा है। This is most primitive but essential step in awareness or consciousness in our daily life made up of many triples. और नेचर या लाइफ हमको बोल रहा है सब, लेकिन लाइफ या नेचर या गॉड हमको जिस चीज के बारे में याद कराएं ये सबसे प्रिमिटिव कॉन्शियसनेस है। ये ऐसे ही जैसे जानवर अगर बीमार होता है तो उसको नेचर बता रही है कि बीमार है। The next step in consciousness is our own desire to act in a particular manner even if there be no resultant punishment. कि दूसरा जो स्टेप है, नीचे वाले सबसे स्टेप में जानवर आते हैं या हम लोग आते हैं जहां पर हमारी गलतियों के बारे में हमको जिंदगी बताएगी। दूसरे में आता है कि हम अपनी इच्छा से कौन से काम करते हैं या नहीं करते हैं। When that stage, बल्कि हम जो भी काम करते हैं उसमें हमको पनिशमेंट की वजह से नहीं करते। जैसे आमतौर पे लोग नौकरी जाते हैं या लेट जाते हैं, जल्दी जाते हैं, तो बहुत से लोग जल्दी इसलिए जाते हैं क्योंकि ऑफिस में लेट पहुंचेंगे तो डांट पड़ेगी। तो अभी भी वो प्रिमिटिव वाले में ही, पहले वाले में ही, क्योंकि वो अपनी इच्छा से नहीं जा रहे हैं टाइम पर या अपनी इच्छा से काम से वापस नहीं आ रहे हैं, तो अभी भी उनको पनिशमेंट की वजह से ही नियम कानून में है। नेक्स्ट स्टेप इन दिस कॉन्शियसनेस इज आवर ओन। नेक्स्ट स्टेप है कि हमारी इच्छा बिना पनिशमेंट के हम क्या करना चाहते हैं। इसलिए देखा गया है कि बच्चे जब माँ बाप नहीं रहते तो नहीं पढ़ना चाहते। When that stage of consciousness or awareness dawns on us, we act out of choice of natural inclination and not when we are guided or frightened into behaving by the operation of man-made laws or God's nature's law. तब देखा गया है कि वो जो नेक्स्ट लेवल का है जिसमें कि हम अपनी इच्छा से सही एक्टिविटीज करना चाहते हैं, ना कि हमको गाइड कराया जाए या डराया जाए किसी खास तरीके से बिहेव करने के लिए आदमी के बनाए हुए लॉ से या भगवान के बनाए हुए लॉ से, कि हम चोरी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि पुलिस में पकड़ लेगी, या हम कोई गलत काम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि भगवान देख रहा है। उस कारण से अगर हम सही काम कर रहे हैं तो अभी भी हम, लेकिन अगर उसको छोड़ करके हम कोई सही काम कर रहे हैं, जैसे मैं आपको 2 दिन पहले मेरे मन में बहुत दिन से मेरे पास 3-4 किताबें पड़ी थी, अच्छी मोटी किताबें थी, और किसी बहुत अमीर आदमी ने मुझे गिफ्ट नहीं की थी, दिया था कि पढ़ लीजिए आप। तो पढ़ी हुई थी घर में, मैंने उसको कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा। फिर मुझे उस दिन ऐसे लगा कि यार ये मेरे पास ना पढ़ रहा हूं मैं, और ये उस आदमी की किताब है, और मेरे मन में थॉट आ रहा था कि उसको इसकी जरूरत नहीं है, तो ये तो एक तरह की चोरी है, और उसको भी शायद भूल गया हो कि मेरे पास ये किताब है। तो मैंने उसको कुरियर कराया, कुरियर में काफी पैसा लग गया, 90 रुपए लगे दोनों किताबों को कुरियर करने में, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि ये चीज मैं बिना पनिशमेंट के कर रहा हूं, उसको वापस मैंने कुरियर करवा दिया। तो ये बिना किसी पनिशमेंट के भी आप जब सही चीज करना चाहते हैं तो ये बोल रहा है सेकेंड लेवल यही है। देन ओनली डू वी अर्न द राइट टू यूज फ्री विल, और तभी जिंदगी हमको अपना फ्री विल यूज करने का राइट देती है। कि जब तक हम सही एक्टिविटी नहीं करना अपनी मर्जी से सीखेंगे तब तक नेचर हमको फ्री नहीं छोड़ती। अपनी इच्छा से काम करना, अपनी इच्छा से सही काम करना, इसलिए नेचर हमको देती है। इसका मतलब आप किसी की नियति बदल सकते हैं तभी जब आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। जो कहते हैं साधु सन्यासियों के पास बहुत शक्तियां हैं, वो शक्ति नेचर तभी देती है उनको जब वो देखती है कि ये आदमी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाएगा अगर फ्री छोड़ दिया जाए तब। Let us examine in brief a few trifles and our desire to use our free will or desire to follow the line of least resistance will be put to the proof. चलिए देखते हैं कि अगर हमको बिल्कुल रेजिस्टेंस न दिया जाए, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट टोका टाकी न किया जाए, तो हम कैसे यूज करते हैं अपनी फ्री विल। अ डे इंक्लूडिंग नाइट, एक दिन में जिसमें कि रात को भी इंक्लूड करेंगे, इज मेड अप ऑफ 24 आवर्स, 24 घंटे का बनता है। हाउ डू वी स्पेंड दिस डे ऑफ 24 आवर्स, इस 24 घंटे को हम कैसे स्पेंड करते हैं। हाउ मच रियली कंस्ट्रक्टिव वर्क वी डू विदाउट either being paid for it or without any motives of praise or recognition. इस 24 घंटे में हम कितनी एक्टिविटी करते हैं बिना इसके बारे में सोचे कि हमको इसके बारे में प्रेज मिलेगा या रिकॉग्निशन मिलेगा या पैसे मिलेंगे।
ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम अपने फ्री विल को चेक करने के लिए पूछ सकते हैं. सपोज वी ओन्ड अ लार्ज फैक्ट्री एंड वर्कड इन 3 शिफ्ट्स राउंड द क्लॉक. एक बड़ी फैक्ट्री हमारे पास और उसमें हम 3 शिफ्ट में काम करवा रहे हैं उनसे 24 घंटे. वी हैव टू गिव वीकली ऑफ और स्टैगर्ड वीकली ऑफ टू ऑल द एम्प्लॉइज. हमको उनको हफ्ते में एक छुट्टी देनी पड़ेगी या सारे एम्प्लॉइज को एक छुट्टी देनी पड़ेगी. देयर वुड बी इन एडिशन सम पब्लिक हॉलीडेज, सम पेड हॉलीडेज. इसके साथ साथ कुछ पब्लिक हॉलीडे और पेड हॉलीडेज भी होंगे. वी हैव टू गिव एनुअल लीव एंड अदर लीव मैंडेटरी अंडर लॉ. और जो लॉ कहता है जैसे गवर्नमेंट हॉलीडे देना पड़ेगा, पब्लिक हॉलीडे देना पड़ेगा. Such a factory running to full capacity for 3 shifts a day at the end of the year declares profit and for employees bonuses whenever permissible. और ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट बना रही है वो अपने एम्प्लॉइज को बताएगी बोनस मिलेगा सही से समय पर. Now, our wonderful factory of the stomach works for 3 shifts where millions of workers, cells, work in 3 shifts round the clock for 365 days of the year under conditions worse than the days of ancient Roman and the galley slaves, and we do not even revolt at this thought. और ऐसी ही एक फैक्ट्री हमारे बॉडी में है, हमारा पेट, जिसमें कि तीन टाइम 24 घंटे 365 दिन काम करते हैं अरबों, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल, अरबों खरबों सेल्स. और हम इस विचार पर कभी हमको रिवोल्ट भी नहीं आता कि हम इतना काम करा रहे हैं. हमको विचार भी नहीं आता है, कोई छुट्टी नहीं देते उनको. In what manners should they be given rest and holidays and pay and bonuses? इनको किस तरह का पे दिया जाना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए, छुट्टी कैसी मिलनी चाहिए? Do we care to think? क्या हम इसके बारे में सोचते भी हैं? We even laugh at this thought as the ancient Romans captain of the galley would have laughed if such thoughts have been suggested by a trade unionist of our present day for his galley slaves. हम तो इसके ऊपर शायद हंसेंगे भी, अरे पेट को छुट्टी का आएगी. लेकिन ऐसे ही विचार अगर आज से हजारों साल पहले रोमन्स को दिया जाता कि तुम्हारे यहाँ जो गुलाम है उनको तो कुछ छुट्टी भी दे दिया करो, तो वो हंसते, गुलामों को छुट्टी, हम भी ऐसे हंसेंगे. आर वी एटलीस्ट फेयर इफ नॉट मर्सीफुल टू दीज वर्कर्स विद इन द स्टमक? कम से कम हम फेयर हैं, मतलब जायज हैं. अगर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्यार नहीं कर रहे हैं इनको, तो कम से कम जायज हैं हम. फर्दर, whenever we are eating, do we care whether we are standing or sitting? और जब भी हम खा रहे हैं तो हम इसके बारे में ध्यान देते हैं कि हम खड़े हैं कि हम बैठे हैं. whether we are silent or talking, हम बात कर रहे हैं कि चुप हैं. whether we eat with pickles or wash down the food with drinks, कि हम जल्दी पानी के साथ खाना खा लिया या हम अचार के साथ उसको गड़प रहे हैं. Whether we are arguing, angry, sad, moody or thinking about some pressing problems, या खाना खाते समय हम दुखी हैं या गुस्से में हैं, मूडी हैं या किसी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं. Do we care whether we are eating fast or slowly and so on? क्या हमको इसकी भी चिंता है कि हम तेज खा रहे हैं कि धीमे खा रहे हैं? ये हिंट दे रहा है कि इस सब के जरिए अगर आप ध्यान देंगे तो आपके वर्कर्स को, इसको कृष्णमूर्ति बड़े अच्छे तरीके से बोलते हैं कि जब खाना खाइए उसको बहुत अवेयरनेस के साथ खाइए. वो कहते हैं अगर आप बात करते करते खाएंगे तो बहुत बार आप ज्यादा खा लेंगे, तो बोलते हैं जब खाइए तो एकदम शांत तरीके से खाइए, चुपचाप खाइए. द अदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, बल्कि इस बार जब हम लोग गए थे शिविर में तो उन्होंने लास्ट डे बड़े संकोच में बोला कि आज हम लोग डिनर करेंगे और बात नहीं करेंगे. तो नॉर्मली सब लोग जब खाना खाते थे तो बातचीत करते थे, गप्पे मारते थे. उस दिन हमारी मम्मी, जो रिब्बी की मम्मी थी, वो नहीं शिविर में थी, तो अपना खाना खा रही थी. बोलती है आज क्या बात है, सब फटाफट खा के चले गए. नॉर्मली 1 घंटे में खाना खाते थे, उस दिन 5-5 मिनट में सबका खाना खत्म हो गया और चले गए. और मतलब ये चीज जादू थी एकदम, आपको दिखता. अगर आप कहीं बाहर बैठे हो कैमरा लगा के, तो नॉर्मल आदमी 1 घंटे में खाना खा रहा है और वहीं पर बिना बात किए आदमी 5 मिनट के अंदर खाना खत्म करके चला गया. द अदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज दैट ऑफ द ब्रीदिंग. और दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हमारी बॉडी की जो 24 घंटे होती है वो है ब्रीदिंग. लेट अस एग्जामिन दिस नाउ. ऑल ऑफ अस ब्रीद, हम सब ब्रीद करते हैं. वी बिगिन आवर लाइफ विद द फर्स्ट ब्रेथ एंड विद लास्ट ब्रेथ इट इज ओवर ऑन दिस प्लैनेट फॉर अस. हम अपनी पहला सांस से जिंदगी शुरू होती है और आखिरी सांस से जिंदगी खत्म होती है. नॉर्मल पर्सन ब्रीथ्स 18 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट.
आम आदमी 18 से 20 ब्रेथ्स पर मिनट लेता है। इसका मतलब है 24 घंटे में एक नॉर्मल आदमी 25,920 25,920 टू 28,800 28,800 टाइम्स सांस लेता है एक दिन में। What should be the duration of each breath? एक एक सांस का कितना ड्यूरेशन होना चाहिए? What are the cubic contents of each person's lung? हमारे लंग्स का क्यूबिक कंटेंट क्या होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए? Is it the same or in the same proportion in all cases? क्या सभी आदमियों में, मतलब मोटा है चाहे पतला है, सेम होना चाहिए? Are lungs like limbs in proportion to the size of the body or like eyes or nose which may be out of proportion in the size? कि लंग्स हमारा हाथ पैर की तरह है कि बड़े आदमी का बड़ा होना चाहिए, छोटे का छोटा, या आंख और नाक की तरह है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या साइज हो? What is the ideal number of breath for each individual or is it the same irrespectively? आइडियल नंबर क्या है सांस लेने की, या सबके लिए सेम है? Should we breathe through the nose only or often through mouth also? खाली नाक से सांस लेनी चाहिए कि मुंह से भी लेनी चाहिए? Is it bad to breathe through mouth? क्या सांस मुंह से लेना गलत है? Should we smoke if smoking violates the basic principle of breathing through nose? कि क्या हमको स्मोक करना चाहिए? हालांकि स्मोकिंग थ्रू नोज ही सही माना जाता है और मुंह से सांस लेना मेडिकली भी गलत माना जाता है। Do we fill up the lungs properly to give oxygen to each of the millions of lungs in the lung cells in the lung? क्या हम अपनी छाती को पूरी तरह से भरते हैं? क्योंकि यही छाती पूरे शरीर के हर पार्ट को ऑक्सीजन देती है। इसमें छोटा सी चीज बायोलॉजिकली ये भी जानने की इंटरेस्टिंग है कि हमारे नाक में बाल दिए गए हैं, मुंह में बाल नहीं है, और इसलिए दिए गए हैं ताकि जब हम सांस लें फिल्टर हो। और जो कफ हम प्रोड्यूस करते हैं वो भी नाक के रास्ते में दिया गया है क्योंकि वो कचरे को पकड़ लेता है। ऐसा सब मुंह में नहीं दिया गया है। मतलब अपने पेट के खाने को चेक करें, अपनी ब्रीदिंग को चेक करें, तभी आप एक बिल्कुल कंपनी को भी चेक कर पाएंगे। These are commonplace daily functions of eating and breathing, and you may wonder why so much of attention is being paid to these functions. But in these trifles, we build up unconsciously a mental makeup, or we create a certain mental pattern based on which unconsciously we weave the mental patterns for much serious consequences. आप सोचते होंगे कि ये छोटी छोटी चीजें, सांस लेना, खाना खाना, इसके ऊपर इतना क्यों जोर दिया जा रहा है? लेकिन आप हम देखेंगे कि इन्हीं में अनकॉन्शियसली हम ऐसा जाल बुनते हैं अपने बॉडी का और अपने माइंड का, जिससे कि कुछ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। हमारे यहाँ जो पेशेंट आते हैं कैंसर के, उस दिन एक पेशेंट बुढ़िया आई थी, बहुत ही बुढ़िया थी, उसको सर्वाइकल कैंसर था। बल्कि एक अल्ट्रासाउंड मैंने किया तो उसमें डॉक्टर साहब का नाम था, जो डॉक्टर साहब खत्म हो गई। तो मैंने डिम्पी को बोला, देखो हमारे मन में कभी क्वेश्चन नहीं आता कि क्या इस बीमारियों में हमारा भी कोई रोल है? हम मानते हैं कि किस्मत से, लेकिन जरूर का साफ साफ बोलती है अगर आप सारे स्टेप्स प्रॉपर्ली फॉलो करें योग के, तो आप अपनी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, या कोई बीमारी आपको होगी ही नहीं। तो बोल रहा है अगर इन छोटी छोटी चीजों को हम ध्यान देंगे तो इससे आप ऐसे चीजें बनाएंगे जिससे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले हैं, उसको आप रोक सकते हैं, या कुछ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस आप ला सकते हैं अपनी मर्जी से। लाइफ में आगे नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना जो आने वाली है, इन्हीं की बॉडी वजह से आने वाली है। Thus, slowly we build up that unseen but much respected web we called character. और इसी से वो वेब, जाल बनता है जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टर। देखते हैं गांधी जी को हम बोलते हैं कैरेक्टर बड़ा स्ट्रांग या जैसे मैं इसी बच्चे के बारे में बोल रहा था कि इसका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो ये क्यों है? बिकॉज ईटिंग और ब्रीदिंग यह हमारी फ्री विल। में आपने पूछा था कि शादी का तो जब तक हम नहीं चाहेंगे बिल्कुल। तो बातचीत में भी हमारा कंट्रोल नहीं है। मैंने कल देखा कि जो बात कर रही है बेचारी, उसमें भी इसका कंट्रोल नहीं है। सोच भी नहीं पा रही कि मैंने इंटरव्यू के समय क्या बात की थी। एक थोड़ा समझदार हो या अवेयर आदमी हो तो झूठ बोल दे कि अभी शादी 1-2 साल तक नहीं करेंगे, बट उसमें भी हमारा कंट्रोल क्यों नहीं है? बिकॉज कहीं ना कहीं हमारा कंट्रोल हमारे खाने पर और सांस पर नहीं है। एक छोटी सी चीज जो आमतौर पे मिस हो जाती है, वी हैव कंपेयर्ड द स्टमक एंड द लंग्स टू फैक्ट्रीज ऑफ आवर बॉडी, सेल्स टू वर्कर्स। हमने इनको कंपेयर किया है बॉडी के सेल्स एंड वर्कर्स से। इफ वी टेक दिस एनालॉजी लिटिल फर्दर, अगर इस एनालॉजी को, एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा और आगे लेके जाएं, एंड ब्रिंग इन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ टॉलरेंस
और एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर को ले आए जिसको बोलते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या है? अलाउएबल वेरिएंस इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन द फैक्ट्री। We realize that there are very strict tolerances in all processes in factories, and beyond a certain level which is very minute we cannot go. Tolerance मतलब variable allowance कि आप इतनी गलती कर सकते हैं। और कंपनियों में, फैक्ट्रीज में जहां पर कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें आप जितनी गलती कर सकते हैं वो बहुत ही कम है, नहीं तो आपकी क्वालिटी में डिफरेंस आ जाएगा। अब अगर आप मैकडोनल्ड में जाएंगे तो उनका बर्गर कितनी देर तक सिकना चाहिए, आलू कितनी देर तक गर्म होना चाहिए, इसका बहुत स्ट्रिक्ट टॉलरेंस लेवल बहुत कम है। इसको बोलते हैं अलाउएबल वेरिएंस कि वेरिएंस मतलब फर्क बहुत कम है। वी रियलाइज दैट इट इज वेरी स्ट्रिक्ट, और ये बहुत स्ट्रिक्ट होता है और बहुत ही कम होता है। इन द सेम केस, इन सम केसेस देयर इज नो टॉलरेंस एट ऑल, और बहुत कुछ केसेस में तो बिल्कुल टॉलरेंस है ही नहीं। जैसे डॉक्टर्स के जॉब में बिल्कुल टॉलरेंस नहीं है, आपने अल्ट्रासाउंड जैसे करना चाहिए या ऑपरेशन कैसे करना चाहिए। इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन का आया है कि अगर आप उस काम में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप मत लीजिए, क्योंकि उससे पेशेंट की जान जा सकती है। एक सा होना चाहिए। हाँ, जो भी आपकी क्वालिटी है। हम रोटी बना रहे हैं तो हम लोगों की रोटी की सोचते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा फर्क पड़ गया, लेकिन क्यों पड़ना चाहिए? In some manners, in same manners, we should also lay down certain reasonable tolerance for important functions of eating, breathing, sleeping, thinking and sex. ऐसे ही हमको टॉलरेंस लेवल, वेरिएबल टॉलरेंस डिसाइड करना चाहिए किस किस चीज के लिए? ईटिंग के लिए, ब्रीदिंग के लिए, स्लीपिंग के लिए, थिंकिंग के लिए और सेक्स के लिए। However, with the passage of time, our mental tolerances go beyond limits which is not safe. और जैसे जैसे समय बीतता है हमारा जो मेंटल टॉलरेंस है वो बढ़ते जाता है, और एक समय के बाद वो लिमिट्स के बाहर चला जाता है। लिमिट्स के बाहर मतलब कंट्रोल के बाहर। बुढ़ापे में जो बूढ़े बुढ़िया गाली गलौज करते हैं वो उनके कंट्रोल के बाहर है, वो गाली भी दे देते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि कंट्रोल के बाहर था। तो बोलता है दैट इज वाई वी ऑब्जर्व दैट विथ एज आवर फ्रैलिटीज एंड वीकनेसेस ग्रो। इसीलिए हमारी उम्र के साथ हमारी कमजोरियां और फ्रेलिटीज, मतलब हमारे कमजोरियां और फ्रेलिटीज भी एक तरह का कमजोरी है, गलतियां करने की हैबिट वो बढ़ती जाती है बजाय कम होने के। एंड व्हाट वाज पॉसिबल टू कंट्रोल इन यूथ, और जो चीज यूथ में, यंग एज में कंट्रोल करना पॉसिबल था, बिकम्स इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट इन मिडिल एज। यंग एज में, मिडिल एज में उसको बहुत ही मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना, एंड बिकम्स इम्पॉसिबल इन ओल्ड एज। इम्पॉसिबल। जो बिहेवियर इसमें सास ससुर करते हैं वो लगता है इतनी पढ़ी लिखी माँ, डबल एमए माँ जो अपने समय में इतनी अच्छे से मैनेज कर ले गई, अब क्या हो गया? बिल्कुल। Until with repeated failures we willingly give up even trying, और जब बार बार फेल होते हैं तो हम कोशिश भी करना छोड़ देते हैं। चलने दो। Take this thought for serious thinking, इस विचार को थोड़ा सीरियसली लीजिए। What is yum and niyam, and should free will be used in trifles and in our daily routine functions? Do our mental tolerances reach the danger point? What is the remedy? कि यम नियम क्या है? क्या हमको अपने फ्री विल को डेली के ट्रिफल्स में, आम जिंदगी में यूज करना चाहिए? एंड क्या हमारा मेंटल लेवल सही में टॉलरेंस लेवल के बियॉन्ड डेंजर पॉइंट पे पहुंच जाता है कभी कभी? और इसका इलाज क्या है? इसके ऊपर सोचिए सोचिए सोचिए। आंसर नहीं बता रहा है। ये वही है जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस दिन ना, मैंने रिम्पी को बहुत खुश हुआ। रिम्पी मैंने कहा दीदी से आज मेरी जो बात हुई, हालांकि 10 मिनट हुई, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्लियर हुई कि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कोई और नहीं दे सकता, हमको भी कोई और नहीं दे सकता। जब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बच्चों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे खोजा जाए, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उसके साथ जूझें जूझें जूझें, और जूझेंगे तो आंसर समझ में आएगा और वो रहेगा हमारे दिमाग में। नहीं जूझने से केवल रेडीमेड आंसर आएगा जो हमको क्लिक नहीं करेगा। तो ये चीज मैं आपको, जब मैं बात करके गया तो मुझे लगा कि आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर की है आपके साथ। तो एक चीज मैंने कल, तो इसको खत्म करते हैं फिर आगे बात।